अगर आपने इंडिया की फ्रीडम हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो आपने गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा कि किस तरीके से 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटकर उन्होंने इंडिया की फ्रीडम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, वो वहाँ पर क्या काम करते थे, उन्होंने वहाँ पर क्या अचीव किया था एंड आखिरकार उनका साउथ अफ्रीका से कनेक्शन क्या है। और वो एक लॉयर भी थे जिन्होंने अपनी स्टडी लंदन से कंप्लीट की थी। और आप ये तो जानते होंगे कि आज के टाइम भी फॉरेन कंट्रीज में स्टडी करना कितना ज्यादा एक्सपेंसिव और कितना ज्यादा रेयर है। तो क्या फैमिली सिचुएशंस, क्या बैकग्राउंड था गांधी जी का जिसकी वजह से वो 19th सेंचुरी में लंदन जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। तो आज मैं आपको इन्हीं दो चीजों के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनकी फैमिली के बारे में। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो कि एक दीवान बेसिकली आज के टाइम हम इमेजिन कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स की जो पोस्ट होती है उनका जो काम होता है बेसिकली वही काम एक दीवान का था उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स हुआ कर, जिस तरीके से आज डेमोक्रेसी हमारे कंट्री के अंदर, उस टाइम पर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी और इंडिया अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था कि किसी एरिया के एक अलग किंग है, किसी एरिया का एक अलग किंग है। तो जो करमचंद गांधी जी के पिताजी जो हैं वो पोरबंदर स्टेट के दीवान थे। वहीं पर गांधी जी का भी जन्म हुआ था, जिसको आज हम बर्थ प्लेस ऑफ गांधी के नाम से जानते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, गांधी जी की फैमिली कोई पुअर फैमिली नहीं थी। उनके पास इनफ मनी था एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। वैसे अभी तक कोई हिस्टोरिकली फिक्स डेटा नहीं मिला है कि जिससे कि हम एक दीवान की सैलरी उस टाइम पर पता कर सके, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बड़ी स्टेट है तो वहां पर 1000 रुपीज पर मंथ भी सैलरी हो सकती है, और कोई छोटी सी अगर स्टेट है तो वहां पर 100 रुपीज भी सैलरी हो सकती है पर मंथ। लेकिन ऐसा मत सोचना कि 100 रुपीज और 1000 रुपीज कम है, क्योंकि उस टाइम पर रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आज के टाइम पर वो 1000 रुपए एक बहुत बड़ी पोस्ट बनते हैं। वैसे मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि किंग के अंडर काम करते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी सैलरी एक अच्छे अमाउंट में ही होगी, और इसी कारण वो गांधी जी की स्टडी का जो एक्सपेंसिव है वो अफोर्ड कर सकते थे, उनको लंदन भेजकर पढ़ा सकते थे। और वैसे आपको इतना मैं बता दूं कि उस टाइम पर अगर आपके पास पैसा भी है तब भी आप लंदन जैसे शहर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ इलाइट पर्सन्स को ही वहां पर एडमिशन दिया जाता था यूनिवर्सिटीज के अंदर। आज के टाइम पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनी नॉलेज के हिसाब से कहीं भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन उस टाइम पर कुछ इलाइट्स को ही सेलेक्ट किया जाता था, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। अब शायद आप पूरी बात समझ चुके हैं कि गांधी एक प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका बैकग्राउंड और उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें फंडिंग लेने में भी बहुत हेल्प हुई होगी। तो गांधी जी के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से वो लंदन जैसे सिटी में पढ़ाई कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर भी इंडिया के अंदर किसी फॉरेन सिटी में पढ़ाई करना, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड बहुत ही ज्यादा रेयर है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से लगभग 100 साल पहले, 150 साल पहले किस तरीके की कंडीशन थी इंडिया की, तो कितना हार्ड होगा। सिर्फ जो बहुत ही ज्यादा रिच लोग हैं वही अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते थे। और एक और चीज, गांधी जी सिर्फ 18 साल के थे जब वो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, और उनकी शादी जब वो 13 साल के थे तभी कर दी गई थी। और इंडिया लौटने पर वो एक प्रोफेशनली लॉयर, जिसकी वजह से जब वो 23 साल के थे तब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, उनको हायर किया गया दादा अब्दुल्ला, जो एक गुजराती मुस्लिम मर्चेंट था। बेसिकली उसका साउथ अफ्रीका के अंदर एक केस चल रहा था जिसमें उसके ऊपर 40,000 पाउंड की एलिगेशन लगी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका जाना था। बेसिकली उनके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 ईयर का ही टाइम दिया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो उन्होंने वहां पर 21 ईयर्स, 21 साल वहां पर बिताए थे। तो ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर 21 साल बिताए थे। तो कहीं ना कहीं आपने वो फेमस इंसिडेंट सुना ही होगा जो गांधी जी के साथ पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुआ था। वहां पर बेसिकली उन्हें एक ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मनी की वजह से। और गांधी जी ने इसके बारे में बाद में लिखा कि वो रात, वही नाइट उनकी लाइफ चेंजिंग नाइट थी। उसके बाद जितना भी आज हम देखते हैं, जितना भी आज हम गांधी जी को जानते हैं, सिर्फ उस नाइट की वजह से ही जिन गांधी को हम जानते हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए थे। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में रुके और वहीं पर गलत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने वहां पर नतल इंडियन कांग्रेस, मतलब एक इंडियन कम्युनिटीज को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया और सत्याग्रह की फिलोसफी साउथ अफ्रीका में ही डेवलप की थी। एंड इंडिया के अंदर जितने हम मूवमेंट्स देखते हैं गांधी जी के, चंपारण सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, उन सब की नींव साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने रखी थी।
अब आपके पास एक सवाल जरूर होगा कि क्या गांधी जी को साउथ अफ्रीका में सक्सेस मिली, मतलब जिस चीज के लिए वो लड़ रहे थे क्या उन्होंने वो चीज अचीव करी? देखो, अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत हद तक सक्सेस पाई। बेसिकली बहुत से रूल्स ऐसे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में चला रही थी, जैसे कि जो नॉन क्रिश्चियंस मैरिजेस हैं उनको वहां पर वैलिड नहीं माना जाता था। एंड जितने भी इंडियंस और बाहर की कंट्री के लोग साउथ अफ्रीका जाते थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम से ज्यादा साउथ अफ्रीका में रहना चाहते हैं और वहीं पर अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर 3 पाउंड का टैक्स भी लगाया जाता था। उस टैक्स का बेसिकली मतलब ये होता था कि किसी भी तरीके से जो बाहर के इंडियंस हैं, अदर कंट्रीज के लोग हैं, उनको साउथ अफ्रीका के अंदर रहने से रोका जाए। गांधी जी ने इन दोनों रूल्स को बिल्कुल ही वहां पर खत्म कर दिया था। एंड कुछ छोटे छोटे रूल्स और भी थे जिनको गांधी जी ने सत्याग्रह की मदद से वहां पर हटा दिया था। एंड साउथ अफ्रीका के अंदर जो गांधी जी ने मूवमेंट्स किए थे, उनका एक्सपीरियंस इंडिया को फ्रीडम दिलाने में बहुत हेल्प की थी। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड आई होप आपको उन दोनों क्वेरीज का आंसर इस वीडियो में मिला होगा और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।